हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल माइंड्स। मैं हूं नंदन दत्ता और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की इस लेक्चर सीरीज़ की ये पहला लेक्चर है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। हमारी जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज़ अबाउट द कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। और ये कॉलोनाइजेशन इंडिया में स्टार्ट होता है यूरोपियंस द्वारा। तो जो यूरोपियंस, मेनली ब्रिटिश ने इंडिया को कॉलोनाइज़ किया था, लेकिन ब्रिटिश अकेले नहीं थे यूरोपियंस जो इंडिया में आए थे। ब्रिटिश के अलावा भी बहुत सारे यूरोपियंस इंडिया में आए थे। तो ये यूरोपियन की इंडिया में जो आने की जो एक स्टोरी है, इसके पीछे एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बैकग्राउंड है। तो इस वीडियो में हम इस बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसके जो टाइम पीरियड है 1707 से लेकर के मेनली 1947 तक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया गया है, इट विल बी 1947। तो इसको दो फेज़ में डिफरेंशिएट किया जाता है। फेज़ वन जो 1707 से लेकर के 1857, ठीक है। यहाँ पे देखा गया कि जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है उसकी ग्रोथ होता है। तो ब्रिटिश जब इंडिया में आए थे, दे केम इन इंडिया जस्ट एज ए ट्रेडर। तो इनिशियली दे वर नॉट ए रूलिंग एंटिटी इन इंडिया, दे वर जस्ट ट्रेडर, दे केम इन इंडिया टू डू बिजनेस। 1707 से लेकर के 1857 तक हमने क्या देखा कि ब्रिटिश की राइज हुआ, ग्रोथ हुआ इंडिया में। एक के बाद एक इंडियन नेटिव स्टेट जो इंडियन पावर्स थे, दे स्टार्टेड टू गेट सब्जुगेटेड अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1857 में फिर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है जिसको हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से जानते हैं। इसको सेपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है। बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये कहना है कि दिस वाज आल्सो द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया। एनीवे, द रिवोल्ट इन शॉर्ट टर्म it was a failure. So after the failure of revolt of 1857, a certain change came in India, and the the Indian rule came in the hand of British Parliament from the hand of East India Company. तो 1857 से लेकर के 1947 तक इंडिया में इंडियन नेशनल मूवमेंट की राइज होता है, और 1947 में आकर के फिर इंडिया गेट्स इट्स इंडिपेंडेंस। तो ये दो मेनली दो फेज में डिफरेंशिएट किया जाता है। तो अब देखिए दोस्तों, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ यूरोप की हिस्ट्री एक बहुत ही इंटरलिंक्ड और बहुत ही इंटरकनेक्टेड है। अगर हम यूरोप में देखें तो मॉडर्न यूरोपियन हिस्ट्री इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म। वहाँ पे इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, और इंग्लैंड के बाद पूरे यूरोप में धीरे धीरे वो फैलता गया। सो देयर वाज ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म इन यूरोप, बट ऑन द अदर हैंड इन इंडिया देयर वाज ग्रोथ ऑफ कॉलोनियलिज्म। नाउ देयर इज़ a very interlink, very deep connection between these two things. Growth of capitalism and growth of colonialism was very much interdependent on each other. इसका कहने का मतलब ये है कि अगर यूरोप में कैपिटलिज्म नहीं आया होता तो शायद कॉलोनियलिज्म की ग्रोथ इंडिया में और बाकी जो जिस कंट्री में कॉलोनियलिज्म ग्रो हुआ वो शायद नहीं हुआ होता। और अगर इन सारे जगह पे कॉलोनियलिज्म ग्रो नहीं हुआ होता तो शायद यूरोप के जो कैपिटलिज्म है वो सरवाइव नहीं कर पाया होता। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम इन डिटेल और भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। बट हियर इट इज़ इनफ टू नो दैट कैपिटलिज्म व्हिच टुक प्लेस इन यूरोप एंड द कॉलोनियलिज्म व्हिच टुक प्लेस इन इंडिया वाज वेरी मच इंटरडिपेंडेंट एंड लिंक्ड विथ ईच अदर। और यूरोपियन एंड इंडियन हिस्ट्री को एक साथ ही हमें देखना होगा, तब भी जा कर के हम इंडियन हिस्ट्री के जो पर्सपेक्टिव है उसको पूरी तरह से हम समझ पाएंगे। तो इसका जो शुरुआत होता है ट्रेड रिलेशन से, द ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। अब देखिए दोस्तों, द ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वाज नॉट न्यू, इट वाज नॉट एट ऑल अ मॉडर्न फेनोमेनन, इट वाज इन फैक्ट अ वेरी एंशिएंट फेनोमेनन। आपको पता होगा कि अलेक्जेंडर had come to India in 326 BC, and he stayed in India for 19 months and he returned in 325 BC. जब अलेक्जेंडर इंडिया में आए थे तो नंदा डायनेस्टी वॉज रूलिंग इंडिया, और नंदास के बाद फिर आए मौर्य डायनेस्टी। तो तब से एक ट्रेड लिंक बन गया था इंडिया और यूरोप के बीच में, ठीक है।
बाद में चल के रोमन एम्पायर के साथ भी मौर्यन एम्पायर के ट्रेड रिलेशन था। तो ये जो इंडिया और यूरोप की जो ट्रेड रिलेशन था दैट वाज वेरी ओल्ड एंड वेरी एंशियंट। नाउ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द सिल्क रूट। ये क्या था ये सिल्क रूट? सिल्क रूट चाइना से इंडिया होते हुए यूरोप में जाता है। इट वाज ए ट्रेड रूट बेसिकली, जिसके थ्रू इंडियन एंड चाइनीज सिल्क यूज टू बी एक्सपोर्टेड टू यूरोप। तो ये जो ट्रेड रूट था उस टाइम पे इंडिया और यूरोप के बीच, द ट्रेड रूट वॉज बेस्ड अपॉन लैंड रूट। ठीक है दोस्तों, तो लैंड रूट के वजह से, ठीक है, इंडिया और यूरोप में ट्रेड होता रहा। नाउ समथिंग हैपेंड इन बिटवीन, जिसके वजह से एक बहुत ही चेंज आया, उसके बारे में हम आगे चल के इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उस टाइम की जो ट्रेड रिलेशन था, जो ट्रेड का कंडीशन था, उसके बारे में हम देख लेते हैं पहले। देखिए दोस्तों, यूरोप और इंडिया के ट्रेड रिलेशन कुछ ऐसा था। इंडिया के पास बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जिसके बहुत ही हाई डिमांड हुआ करता था यूरोप में। फॉर एग्जांपल इंडियन स्पाइसेस, टेक्सटाइल, आइवरी प्रोडक्ट एट्सेट्रा, दे वर इन हाई डिमांड इन यूरोपियन मार्केट। ये किस लिए? क्योंकि यूरोप के जो क्लाइमेटिक कंडीशन था उस टाइम पे, यूरोप में बहुत ज़्यादा फूड प्रोडक्शन नहीं था। यूरोप में मेन प्रोडक्शन जो था वो था मेनली कुछ फ्रूट्स वगैरह। ठीक है, नाउ यूरोप का जो मेन स्टेपल फूड हुआ करता था दैट यूज टू बी मीट। तो बीफ एंड पोर्क यूज टू बी द स्टेपल फूड फॉर यूरोपियन पीपल। नाउ दे यूज टू स्टोर द मीट इन कोल्ड प्लेसेस। लेकिन मीट के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप मीट को स्टोर करोगे तो कुछ ही दिनों में वो टेस्टलेस बन जाता है, टेस्टलेस हो जाता है। नाउ टू मेक इट eatable, now to make it edible, you have to mix spices in that meat. Only then you can eat it, or else it will be completely tasteless. अब यूरोप की जो क्लाइमेटिक कंडीशन था that was not at all favorable for production of spices. On the other hand, इंडिया एंड ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, these were the main area for spices production. तो ट्रेड विथ इंडिया was an imperative, was a absolute necessity for the Europeans. अब उस टाइम पे करेंसी सिस्टम इतना डेवलप करेंसी सिस्टम नहीं था, डॉलर पाउंड ये सब नहीं था। तो द ट्रेड यूज टू टेक प्लेस मेनली थ्रू बार्टर। अब बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम है एक्सचेंज ऑफ गुड्स। आपके पास कुछ ऐसा है जिसकी मुझे ज़रूरत है और मेरे पास ऐसा कुछ है जिसकी आपको ज़रूरत है, तो वी एक्सचेंज दोज गुड्स। तो यही ट्रेड सिस्टम उस टाइम पे भी था इंडिया और यूरोप के बीच, इंडियंस एंड यूरोपियंस के बीच। अब प्रॉब्लम ये था कि इंडियंस के पास तो बहुत कुछ था जिसकी यूरोपियंस को ज़रूरत थी, लेकिन यूरोपियंस के पास ऐसा कुछ खास नहीं था जिसकी इंडियंस को ज़रूरत थी। ठीक है, तो अब यूरोपियंस इंडियंस के साथ ट्रेड करेंगे कैसे? एक्सचेंज क्या करेंगे? कौन से प्रोडक्ट से एक्सचेंज करेंगे, बार्टर करेंगे? नाउ हियर कम्स द पॉइंट दैट यूरोप, देयर वाज मच गोल्ड इन यूरोप। ऑल्दो यूरोप वाज नॉट अ वेरी रिच कंट्री, बट देयर वाज मच गोल्ड प्रोडक्शन इन यूरोप। ठीक है, नाउ in India the amount of gold production was very less. Now you must have studied geography and you can think how many gold mines are there in India. Now consider this point that many invasion has taken place in India and many plunderers has come to India time and again and they have plundered India. अगर हम महमूद गजनी की बात करें तो 1001 से लेकर के 1027 एडी तक, इस 27 साल के टाइम पीरियड में महमूद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स, 17 बार। और हर बार वो इंडिया के जो मंदिर थे उसको प्लंडर किए और लूटपाट के लेके चले गए। बाद में फिर तैमूर शाह आए, उन्होंने भी इंडिया को प्लंडर करके लेके चले गए। नादिर शाह आए, उन्होंने भी लूटपाट के लेके चले गए। बहुत हिस्टोरियंस का ये कहना है कि जो कोहिनूर डायमंड है और पीकॉक थ्रोन है उसको नादिर शाह ही लेके चले गए थे। खैर इस पे बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बट दे हैड प्लंडर्ड इन इंडिया। द ब्रिटिश वर द फाइनल प्लंडरर ऑफ इंडिया। नाउ दिस प्लंडरर्स हु केम टू इंडिया एंड प्लंडर्ड इंडिया एंड टुक इट अवे इन देयर ओन कंट्री, वो लूटता क्या था? दे हैड हर्ड दैट इंडिया इज अ गोल्डन बर्ड। उन्होंने ये सुना था कि इंडिया में बहुत ज़्यादा वेल्थ है
एंड दिस ग्रीड ऑफ वेल्थ यूज टू अट्रैक्ट मेनी प्लंडरर्स इन इंडिया। और ये लोग क्या लूटते थे, ये दे यूज टू प्लंडर द टेम्पल्स ऑफ इंडिया। और उनको पता था कि इंडिया के टेम्पल्स में बहुत ज़्यादा गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स जमा पड़ा है। तो अब बात यहाँ पे आता है कि इंडिया में अगर ज़्यादा गोल्ड प्रोडक्शन नहीं था तो हर बार लूटने के बाद भी इंडिया के टेम्पल्स गोल्ड से भर कैसे जाता था। इट यूज टू टेक प्लेस थ्रू ट्रेड, क्योंकि ट्रेड में इंडिया वॉज ए हाईली ट्रेड सरप्लस कंट्री एट दैट टाइम। The condition is very different now, but at that time it was just the reverse. इंडिया वॉज द हाईली ट्रेड सरप्लस कंट्री, क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारे प्रोडक्ट थे जिसके यूरोपियंस को और बाकी सारे वर्ल्ड के बहुत सारे लोगों को ज़रूरत थी। लेकिन उन लोगों के पास ऐसा ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट नहीं था जिसको इंडियन की ज़रूरत थी, क्योंकि इंडिया वॉज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ ए सेल्फ सफिशिएंट कंट्री। तो इंडियन को एक ही चीज़ की ज़रूरत थी जिसकी उनके पास कमी था, वो था गोल्ड। ठीक है, अब ये जो इंडिया जो प्रोडक्ट वहाँ पे एक्सपोर्ट किया, जैसे कि स्पाइसेस, टेक्सटाइल, आइवरी, दीज वर मेनली पेरिशेबल गुड्स। यू कंज्यूम इट, यू यूज इट एंड देन दे गेट डिस्ट्रॉयड, दे आर कंज्यूम्ड। बट द गोल्ड आर नॉट पेरिशेबल गुड, दे गेट स्टोर्ड। सो ट्रेड विथ इंडिया एंड कंटिन्यूइंग ट्रेड विथ इंडिया वॉज अ नेसेसिटी, क्योंकि स्पाइसेस तो खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको फिर से स्पाइस इंपोर्ट करना पड़ेगा। दैट वॉज द कंडीशन फॉर द यूरोपियंस। लेकिन जो उन्होंने गोल्ड इंडियंस को दिया, वो गोल्ड्स तो यहाँ पे लोगों के टेम्पल्स में और बहुत सारे पैलेसेस में स्टोर होता गया। तो यही सारे गोल्ड्स जो इंडिया ने ट्रेड के थ्रू कमाया, वही सारे गोल्ड बहुत बार जब भी इंडिया में कोई सेंट्रल अथॉरिटी वीक पड़ जाता था तो इंडिया में एक इन्वेजन होता था, कोई प्लंडरर आते थे और लूटपाट के लेके चले जाते थे। ठीक है दोस्तों, सो दैट वाज द ट्रेड कंडीशन एट द टाइम इन इंडिया। अब हुआ क्या कि ये ट्रेड चल रहा था बहुत सालों से थ्रू लैंड रूट। ठीक है, लैंड रूट मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लैंड रूट यूरोप से होते हुए इंडिया में आता था, और इंडिया के जो नॉर्थ वेस्टर्न जो फ्रंट है, दैट वाज द गेटवे टू इंडिया। ठीक है दोस्तों, नाउ व्हाट हैपेंड, अ ट्विस्ट इन द टेल केम इन द ईयर 1453। In 1453, the Ottoman Turks captured Constantinople. ठीक है दोस्तों, दिख रहा है? ठीक है, ये कॉन्स्टेंटिनोपल इज मॉडर्न डे टर्की। तो जब ये टर्की and this Constantinople came under the control of the Ottoman Turks, they stopped the European trade through their land. Now the Europeans needed to find an alternative route to India. And in this regard, they started to conduct many sea voyages, many courageous sea voyages to find an alternative route, that is a sea route to India. And in this regard, many voyages had taken place. यूरोप के बहुत सारे जो स्टेट, दैट इज द मोनार्क, यूज टू एनकरेज द करेजियस वॉयजर्स टू कम टू इंडिया टू फाइंड द सी रूट टू इंडिया, क्योंकि द ट्रेड विथ इंडिया वॉज हाईली प्रॉफिटेबल फॉर द यूरोपियंस, and that was a huge source of revenue for the European monarchs as well. So many sea voyages started to take place. ऐसे ही एक सी वॉयजर था जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। ही वॉज a Spanish sea voyager. In 1492 he made a sea voyage to look for India. अब he started his journey from the western coast of Europe, स्पेन से। उनको लगा कि द वर्ल्ड इज राउंड, दुनिया तो गोल है, तो आज इधर से चलेंगे तो कभी ना कभी तो इंडिया पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड का मैप तब भी उस तरीके से पता नहीं था। सो ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप एंड रीच्ड इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अ न्यू लैंड व्हिच वी टुडे नो एज अमेरिका। बट एट दैट टाइम क्रिस्टोफर कोलंबस डिड नॉट नो इट वॉज अमेरिका. He did not know that he has discovered a new land. He thought that he has found India, and he remained in this misconception his entire life. But anyway, he found discovered a new land which came to be known as America. On the other hand, some Portuguese sea voyagers, they were also trying to look out for India.
तो 1488 में एक पोर्टुगीज़ वॉयजर जिनका नाम था बर्थोलोम्यू दियाज, वो वेस्ट में ना जा करके वो साउथ में गए. ही वॉज ट्राइंग टू रीच इंडिया फ्रॉम द साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका. तो अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में एक जगह है जिसको कहा जाता है केप ऑफ स्टॉर्म, और यहाँ जहाँ पे वहाँ पे जब भी कोई भी शिप पहुँचता था तो बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आता था और वो शिप डूब जाता था. तो बर्थोलोम्यू दियाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1488 crossed the Cape of Storm and reached at the southern tip of Africa, and that place he gave name that Cape of Good Hope, जिसको आज हम केप टाउन के नाम से जानते हैं. बाद में चल के 10 साल बाद 1498 में अनदर पोर्टुगीज वॉयजर जिनका नाम था वास्को डा गामा, ही फॉलोड द पाथ टेकन बाय बर्थोलोम्यू दियाज एंड रीच द केप ऑफ गुड होप, साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका. और उसके बाद वो वेट करने लगे, वो सोचने लगे कि अब किस तरफ जाए. और उसी टाइम के उनको एक गुजराती, एक इंडियन शिप दिख गया. तो इंडिया के साथ अफ्रीका का जो ट्रेड रिलेशन था वो भी बहुत पुराना था. The sea route was already known to Indians, but the sea route was not known to Europeans. So what Vasco da Gama did, he started to follow the Gujarati ship and reached in Calicut in the west coast of India. वहाँ के जो रूलर थे, कालीकट के जो रूलर थे जमरीन, he welcomed the Portuguese ship and Vasco da Gama earned huge profit in his first voyage itself. बाद में चल के वही पोर्टुगीज़ लोग बाद में चल के जमरीन से गोवा छीन लिया. जो भी है, थ्रू दिस इंसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम द सी रूट टू इंडिया came to be known to the Europeans, but they did not discover it, they just found it. It was already known to Indians. They discovered it for the Europeans. And the Portuguese, they started to earn huge profit with India. So once the sea route to India was discovered, the other European powers started to follow. पोर्टुगीज़ के बाद डच आए इंडिया में, उसके बाद ब्रिटिश आए, लास्ट में फ्रेंच आए. तो एक के बाद एक बहुत सारे यूरोपियन पावर्स दे स्टार्टेड टू अराइव इन इंडिया एंड दे स्टार्टेड टू कैरी आउट देयर बिजनेस. आफ्टर 1707 जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, क्योंकि जब यूरोपियंस लोग इंडिया में आए थे, इंडिया में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर रूल कर रहे थे, द मुगल्स. In 1707, the last mighty Mughal ruler, that was Aurangzeb, died. And after his death, when the Mughal rule started to decline, it was at that opportunity, at that occasion, these European traders started to exert their power and the political situation in India started to change. So this was the main background of the advent of the Europeans in India. In lecture 2, हम देखेंगे कि कैसे यूरोपियंस ने यहाँ पे अपना जो साम्राज्य है वो विस्तार करना शुरू किया. ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू.